राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पति पत्नी और वो, एक पिता क्यों बना अपने ही बेटे की जान का दुश्मन, एक बेवफा पत्नी की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामनगर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम धनीराम था। धनीराम बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हर जरूरतमंद की सहायता करना वे अपना धर्म समझते थे। उनका एक इकलौता बेटा था जो बहुत ही खूबसूरत और नटखट सा था। सबकी नजर उस बच्चे पर टिकी रहती थी। जो उस बच्चे को एक नजर देख लेता तो देखता ही रह जाता था। रामनगर के सभी व्यक्ति सेठ जी का आदर और सम्मान करते थे। उनकी पत्नी भी बड़ी धर्म कर्म करने वाली थी। घर आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। बहुत लंबे इंतजार के बाद परिवार में 3 वर्ष पहले सेठ धनीराम और उनकी पत्नी शारदा को ईश्वरीय कृपा से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र के लिए दोनों पति पत्नी ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, देवरे और कई साधु संतों की चौखट चूमी होगी, तब जाकर उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। दोनों पति पत्नी खुश थे। प्रभु कृपा से पुत्र को पाकर वे संतुष्ट थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। काम करने वाले नौकरों की भी कमी नहीं थी। घर में मेहमानों का आना जाना बना रहता था। इसलिए भोजन बनाने के लिए एक रसोइया मदन को रखा हुआ था। झाड़ू पोछा करने के लिए बाई थी जिसका नाम शांति था, जो झाड़ू पोछा करने के साथ बर्तन मांजने का काम भी किया करती थी। धोबी भी कपड़ों को इस्त्री करने के लिए घर आ जाता था, जिसका नाम गोपी था। और मंगू नाई का उनके घर का ही जो कवास था। इन सभी सेवादारों का निरंतर घर में आना जाना बना रहता था। मोहल्ले का सुधीर और कुणाल जो उस बच्चे के साथ खेलने उनके घर आते रहते थे। अक्सर कुणाल चॉकलेट लाकर रीशु को दे देता था, क्योंकि सेठ जी के बेटे का नाम रीशु था। डेयरी मिल्क की सिल्की सबसे ज्यादा प्रिय थी। सुधीर और कुणाल दोनों हम उम्र थे। दोनों की उम्र यही कोई 12 साल होगी। दोनों बचपन से ही धनीराम जी के मुंह लगे हुए थे। धनीराम जी के लंबे समय तक जब बच्चा नहीं हुआ तो उन दोनों लड़कों को वह अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। यही कारण था कि इन दोनों की हर मांग पूरी करते थे। धनीराम जी कभी उन्हें निराश नहीं करते थे। 5-10 रुपए निकाल कर दे देते थे, पर कभी कभी दोनों ज्यादा ही मांगते रहते थे तो धनीराम जी दोनों को झिड़क भी देते थे। दोनों मुंह बनाकर चले जाते, पर फिर दूसरे दिन धनीराम जी के पास कोई ना कोई इच्छा लेकर आ जाते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सारे गांव में धनीराम जी के अलावा कोई और उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता था। मदन महाराज जो खाना बनाने वाले थे और पोछा लगाने वाली शांतिबाई और कपड़े इस्त्री करने वाला गोपी धोबी और मंगू नाई सभी धनीराम जी और उनकी पत्नी से कुछ ना कुछ पैसे पाने की इच्छा रखते थे। उन्हें निराश भी नहीं होना पड़ता था। उनकी जायज मांग स्वीकार भी हो जाती थी। साथ ही कभी कभी काम सही नहीं होने पर उन पर डांट भी जो पड़ती थी। धनीराम जी दिल के बहुत अच्छे थे, व्यवहार कुशल थे, मगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वह गुस्से में होते तब गालियां बहुत बुरी बुरी देते थे। इसमें कई बार लोग उनसे चिढ़ जाते थे, पर सबकी मजबूरी थी, चुप रह जाते थे, क्योंकि दूध देती गाय को कोई डंडा नहीं मारता। जिंदगी आराम से चल रही थी, दिन खुशियों से गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन रीशु घर से गायब हो गया। सुबह 10 बजे रीशु को उसकी माँ ने नहला धुलाकर तैयार किया था और उसे खिलौने देकर आंगन में बिठाकर कमरे में काम करने चली गई थी। थोड़ी देर बाद बाहर आकर देखा तो रीशु आंगन में नहीं था। घर में हर तरफ ढूंढ लिया, मगर रीशु का कहीं पता नहीं चला। सेठ धनीराम की पत्नी शारदा का रो रो कर बुरा हाल था।
धनीराम जी दुकान पर थे। किसी ने रीसू के गायब होने की सूचना उन्हें दे दी थी, तो दुकान मुनीम के भरोसे छोड़कर जल्दी से सेठ जी घर पहुंचे। मोहल्ले में घर घर जाकर पूछा, परंतु रीसू का कहीं से कोई पता नहीं चला। आंगन में खिलौने और सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था। नन्हा सा बालक गया तो कहाँ गया? मोहल्ले के सभी लोग चिंतित थे। 2-3 घंटे तक तलाश करने के बाद भी जब उस बालक का पता नहीं चला तो पुलिस को बुलाना ही उचित समझा। मोहल्ले के नेता टाइप के लड़के ने पुलिस को फोन से सारे घटनाक्रम की जानकारी दे दी। एक हाई प्रोफाइल परिवार का मामला था। पुलिस तत्काल एक्शन में आ गई। 10 मिनट में धनीराम जी के घर पहुंच गई और सेठ जी के 2 वर्षीय बेटे का अपहरण किसी ने कर लिया था, इसलिए जल्दी से जल्दी पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने घटना स्थल का वीडियो बनाना शुरू किया। अलग अलग एंगल से फोटो निकाले। एक एक वस्तु का बारीक निगाहों से निरीक्षण करना शुरू किया। इंस्पेक्टर एक एक व्यक्ति की बात सुन रहे थे। लोगों की बातों से कुछ क्लू पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, साथ में वो प्रश्न भी कर रहे थे। कुछ समय पश्चात इंस्पेक्टर भीड़ से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप सभी अपने अपने घर जाइए ताकि हमें आगे का काम करने में आसानी हो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर धनीराम जी से बोले, आपके घर में सेठ जी कौन कौन सदस्य है और किन किन लोगों का आपके घर पर आना जाना रहता है, जरा हमें विस्तार से बताइए। सेठ जी बोले, सरकार, हमारे घर में हम दोनों पति पत्नी और हमारा बेटा रीसू 3 सदस्य हैं। हमारे घर में हमारे साथ ही रसोईया मदन और झाड़ू पोछा करने वाली शांताबाई और प्रतिदिन सुबह गोपी कपड़े लेने आता है और अक्सर हमारे घर का जो कबास मंगू नाई भी आता है। यह लोग वर्षों से हमारी सेवा में लगे हुए हैं, इन पर शक नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर बोला, सेठ जी, यह काम हमारा है कि किस पर शक करें और किस पर नहीं। सबसे पहले तो आप बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट लिखा दीजिए ताकि हमें कार्रवाई को आगे बढ़ाने में आसानी हो। इंस्पेक्टर अपने असिस्टेंट को सेठ जी की रिपोर्ट लिखने के लिए इशारा करते हैं। उधर शारदा जी अपने बेटे के गायब होने से सदमे से अभी उबर नहीं पाई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। धीरे धीरे चेतना उनकी शून्य हो रही थी, फिर भी वह निष्प्राण होकर जो गिर गई। किसी जानकार ने नवज को टटोला। नवज में हलचल थी, नाक से एक अभी प्राण वायु चल रही थी, शायद बेहोश होने के संकेत हैं। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इधर इंस्पेक्टर धनीराम जी से मुताबिक होकर बोले, मैं आपके सेवादारों से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ सेठ जी। मदन महाराज की इशारा करते हुए जो इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम हमारे साथ थाने चलिए। मदन बोला, जी हुकुम। और धनीराम जी से शांताबाई, मंगू और नाई गोपी धोबी के ठिकाने की जानकारी लेकर एक पुलिस जिप्सी उन्हें लेने चली गई। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ थाने के लिए रवाना हो गए। दूसरी जिप्सी उन तीनों को थाने ले आई। इधर इंस्पेक्टर चारों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, तुम सब यहाँ बेंच पर बैठिए, तुमसे कुछ पूछताछ करेंगे। तुम में से किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपराधियों के लिए काल हैं तो आम नागरिकों के लिए नहीं। तुमसे जो जानकारी मांगी जाएगी तुम उसका सही सही जवाब देना। कोई भी बात हमसे छुपाने की कोशिश मत करना। हम तुम्हें कुछ देर बाद जो छोड़ देंगे और एक एक करके फिर हम तुम्हें बुलाएंगे और जब तुम अंदर आ जाना। इंस्पेक्टर ऑफिस में पहुंचकर कुछ देर के लिए अपनी चेयर पर आंखें बंद कर कर बैठ जाते हैं। कांस्टेबल को पानी के लिए इशारा करते हैं। कांस्टेबल पानी लेकर आता है और कहता, लीजिए सर पानी। इंस्पेक्टर पानी पीने के बाद कांस्टेबल को धन्यवाद कहते हैं, साथ ही कहते हैं कि भाई चाय की तलब हो रही है, सबके लिए चाय मंगवा दो। 2 घंटे से दिमाग की खिचड़ी बन गई है, कुछ ताजगी आ जाएगी। कांस्टेबल कहता, जी साहब अभी मंगवाता हूँ। और कुछ देर बाद चाय आ जाती है। स्टाफ के सभी मेंबर चाय पीते हैं, साथ ही इस घटना का विस्तार से बात करते हैं, इसके बारे में कि क्या किया जाए।
इसके बाद बाहर बैठे चारों को किस तरह से ट्रीट करना है उस पर भी चर्चा होती है। इंस्पेक्टर सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने घर चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं 2 घंटे बाद वापस आऊंगा, तब तक ये सारे कार्य निपट जाने चाहिए। अब एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल ऑफिस में ठहर जाते हैं। सब इंस्पेक्टर संजय मदन महाराज को अंदर बुला लेते हैं। मदन महाराज अंदर आते हैं। सब इंस्पेक्टर संजय कहते हैं, आइए पंडित जी बैठिए, और सामने की कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं। मदन महाराज इंस्पेक्टर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मदन महाराज हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जी हुक्म पूछिए, मुझसे क्या जानकारी चाहिए। सब इंस्पेक्टर संजय कहते हैं, हाँ तो पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं। मदन कहता है, जी हुक्म 10 साल से। सब इंस्पेक्टर कहता है, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं और उनकी उम्र क्या क्या है, सही जानकारी दीजिए। मदन जी कहते हैं कि हुक्म, मेरी पत्नी, एक बेटा 7 साल का और एक बेटी 5 साल की है, और कुल मिलाकर मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं। सब इंस्पेक्टर संजय कहते हैं, क्या आपको किसी पर डाउट है? बच्चे को कौन अगवा कर सकता है? सेठ जी की तो मदन कहता, किसी से दुश्मनी नहीं है सर। सेठ सेठानी का आप लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रहा हो तो इंस्पेक्टर कहता है, तो आप लोगों ने सेठ सेठानी को सबक सिखाने के लिए बच्चे को अगवा करा दिया हो या ठिकाने लगा दिया हो। तब मदन कहता है, यह क्या कह रहे हो साहब, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। सेठ जी का बच्चा तो बहुत ही खूबसूरत भगवान कृष्ण का बाल रूप था, वह तो हम सबको बहुत प्रिय था। रही बात सेठ सेठानी जी की, तो वह हम सब के लिए ईश्वर स्वरूप ही थे। उन्होंने आज दिन तक हमें कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी। हम सब के साथ सेठ सेठानी का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम लोग सेठ जी के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। हमने बरसों तक उनका नमक खाया है। इतना बड़ा गुनाह हम नहीं कर सकते। जो इंसान इतना अच्छा हो उसके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? यह कभी नहीं सुना कि सेठ जी का कभी किसी से झगड़ा हुआ हो। सब इंस्पेक्टर संजय कहते हैं, तो किसी बाहरी व्यक्ति पर शक है? तो मदन कहता, नहीं साहब, अनजान व्यक्ति को मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने आते जाते नहीं देखा था। सब इंस्पेक्टर कहते हैं, तो ठीक है, तुम जाओ, जरूरत होगी तो फिर बुला लूंगा, और हाँ, अगर तुम्हारे ध्यान में कोई जानकारी आए तो हमें जरूर बताना। अब तुम जाओ, ठीक है। मदन थाने से बाहर निकलता है। सब इंस्पेक्टर मदन के बाद शांताबाई, मंगूनाई, गोपी धोबी को एक एक करके अंदर बुलाते हैं। सभी से पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। सभी को गांव से बाहर नहीं जाने और वापस कभी भी पुलिस थाने बुलाने की हिदायत देकर सभी को छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर वापस ऑफिस में आ जाते हैं और सभी जूनियर इंस्पेक्टर को खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर संजय से कहते हैं कि कुछ क्लू मिला क्या? सब इंस्पेक्टर कहते हैं, नो सर। तब इंस्पेक्टर, जिनका नाम रावत था, कहते हैं, ठीक है, तुम ऐसा करो, गांव में अपने खबरी लगा दो, धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं से चिंगारी निकलेगी। सब इंस्पेक्टर रावत कैसे कहता है, जी सर। और धनीराम जी रात भर आशंकाओं से उधर गिरे हुए अपने कमरे में चहलकदमी करते हैं। नींद उनसे कोसों दूर थी। चिंताओं की लकीर उनके माथे पर साफ झलक रही थी। धनीराम जी के लिए एक एक पल असहनीय पीड़ाकारी हो रहा था। धीरे धीरे दुख भरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। धनीराम जी थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर रावत से मिलते हैं। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, आओ सेठ जी विराजो, और सामने रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं। धनीराम जी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, हुकुम, कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, सेठ साहब, अभी कुछ पता नहीं चला। हमारी टीम खोज में लगी हुई है, भरोसा रखिए, परिणाम अच्छे ही आएंगे। धनीराम कहता, कैसे भरोसा रखूं साहब, खानदान का इकलौता वारिस है, उसको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। वह यह जो धन संपदा है, धन दौलत है, यह मेरे किस काम की रहेगी? इंस्पेक्टर रावत कहता है, सेठ साहब, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, जल्दी से जल्दी हम आपके बेटे को खोज निकालेंगे। हाँ, आपको इस बारे में कहीं से फोन आए तो हमें जरूर बताना। धनीराम जी थाने से सीधे घर चले जाते हैं। आज सुबह शारदा जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। टैक्सी से उन्हें घर ले आते हैं।
कल के बजाय आज शारदा जी कुछ बेहतर महसूस करती हैं, मगर वो बहुत उदास थी। माँ का हृदय व्याकुल था। अपने बेटे को लेकर वो आशंकित थी। सेठ जी आकर उन्हें ढांढस बंधाते हैं। रह रहकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोहल्ले के जो लोग थे वो भी उन्हें धैर्य बांधने की सलाह देते हैं और रीसू के शीघ्र मिल जाने की कामना करते हैं। शाम को 6 बजे के वक्त सोहन अपनी गायों को खेत से घर की तरफ लेकर निकलता है। अपनी मस्ती में गीत गुनगुनाता हुआ चल रहा था। अचानक दूर झाड़ी के पास मानव शरीर मुर्दा अवस्था में दिखाई देता है। सोहन घबरा जाता है, गायों को वहीं छोड़ गांव की तरफ दौड़ पड़ता है और सीधे पुलिस थाने पहुंचकर ही दम भरता है। हाँफता हुआ कहता है, साहब साहब, गांव के बाहर झाड़ी में एक लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर रावत के पास पहुंचकर सोहन कहता है तो इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, शांत होकर बैठो, लो पहले पानी पियो। सोहन इंस्पेक्टर रावत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और पानी की पूरी गिलास गटक जाता है। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, अब विस्तार से बताओ क्या बात है। सोहन कहता है, जी साहब, मैं खेत में अपनी गायों को लेकर आ रहा था। गांव के बाहर एक झाड़ी के नीचे मैंने किसी की लाश देखी है। और सोहन कहता, जी साहब, पता नहीं किसकी लाश है। मैं तो घबरा कर गायों को वहीं छोड़कर आपके पास दौड़कर आया हूँ। इंस्पेक्टर कहते हैं कि चलो हमारे साथ चलो और वह जगह दिखाओ। सोहन कहता है, जी साहब। इंस्पेक्टर रावत अपनी टीम के साथ सोहन को लेकर उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जो ही गांव के लोगों को जानकारी होती है कि लाला राम के खेत में लाश पड़ी है तो गांव के लोग लाला राम के खेत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सेठ जी के मकान के पास से आम रास्ता खेत खलिहानों की तरफ निकलता है, जहां गांव वासियों के खेत खलिहान है और उनसे थोड़ा दूर तालाब है। लाला राम जी का खेत सेठ जी के मकान के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सेठ धनीराम और शारदा को मालूम होता है कि लाला राम के खेत में लाश पड़ी है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। शारदा कहती है, हाय रे मेरा बेटा, ये क्या हो गया? मेरे घर को किसकी नजर लग गई? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? हमने तो लोगों को हमेशा उनका भला किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दोनों को घबराहट में कुछ नहीं सूझ रहा था। दोनों बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। दोनों घर से खेत के तरफ दौड़ पड़े। एक एक कदम चलना 100 मील चलने जैसा लग रहा था। गिरते पड़ते वो जो लाला राम के खेत पर पहुंच गए। भीड़ वहां कानाफूसी कर रही थी। पुलिस वाले लाश को आगे पीछे से टटोल कर पहचानने का प्रयास कर रहे थे। लाश के बदन पर कच्चा बनियान के अलावा कुछ नहीं था। चेहरा कुचला हुआ था, परंतु लाश को देखकर यह निश्चित हो गया कि लाश रीसू की नहीं थी, क्योंकि रीसू 2 साल का बच्चा था, जबकि इस लाश को देखकर लगता है कि यह 10 से 15 साल का लड़का होगा। सेठ जी और शारदा के मन को थोड़ी शांति मिलती है कि उनका रोना धोना रुक जाता है। फिर भी दिल में घबराहट बनी थी, हमारा बेटा कहाँ है? सभी लोगों में चर्चा थी कि लाला राम जी का परिवार 4 दिन पहले देहरादून शादी में गया है। उनके खेत में लाश कौन डाल गया और यह लाश किसकी है? इसी बात को लेकर गांव के लोगों के बीच आपस में कानाफूसी हो रही थी। सरपंच जी गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह लड़का हमारे गांव का है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी यहाँ से गांव जाइए और अपने अपने मोहल्ले में पता कीजिए कि कोई बच्चा गायब तो नहीं हुआ। पुलिस टीम खेत की झाड़ियों में कुछ ढूंढने की कोशिश करती है जिससे लाश की शिनाख्त हो सके या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे कातिल को पकड़ने में आसानी हो जाए। फोटोग्राफर लाश और उसके आसपास के क्षेत्र का वीडियो बनाता है ताकि घटनाक्रम को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके। तभी इंस्पेक्टर की नजर कुछ दूर बनी झोपड़ी पर पड़ती है जो घास और मिट्टी से बनी हुई थी। शायद लाला राम जी ने इसको चारा और लकड़ियां रखने के काम में लिया होगा। किवाड़ खुले हुए थे, जबकि आमतौर पर लोग ताला लगा कर रखते हैं। इंस्पेक्टर अंदर जाकर देखते हैं तो भौचक्के से रह जाते हैं। अंदर बच्चों के कुछ खिलौने, चॉकलेट, बिस्किट के पैकेट बिखरे हुए थे। पुलिसिया दिमाग उनको सोचने पर मजबूर कर देता है, झोपड़ी में खिलौने और चॉकलेट का क्या काम?
इसका मतलब अपहरणकर्ता ने रीसू को अगवा करके इसी झोपड़ी में छुपाया होगा। उसको मालूम था कि लालाराम बाहर गए हुए हैं, 4-5 दिन नहीं आने वाले हैं। उसने इसका फायदा उठाया। इसका मतलब अपहरणकर्ता इसी गांव का होना चाहिए। परंतु अब धनीराम जी का लड़का कहाँ है और यह बालक कौन है? इसकी हत्या के पीछे क्या राज है? बालक और सेठ जी के बेटे का अपहरणकर्ता एक ही है या अलग अलग है? इंस्पेक्टर रावत और सब इंस्पेक्टर संजय इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर रावत संजय से कहते हैं, संजय, सबसे पहले तुम एम्बुलेंस बुलवाओ और इस लाश का पंचनामा भरकर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ताकि पता चल सके इसकी मौत कब हुई, कैसे हुई। और बाकी पुलिस वालों को कहो कि तुम खेत के चारों तरफ फैल जाओ, कुछ ढूंढने का प्रयास करो। कातिल से कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई होगी। हो सकता है बालक ने उससे संघर्ष किया हो और छीना झपटी में उससे कुछ ऐसा छूट गया हो जो हमारे लिए काम आए। जब सरपंच जी ने सभी को गांव जाने के लिए कहा तो मंगू नाई भी वहां से निकल लिया। खेत के पास उसे चमकती हुई कोई वस्तु नजर आई। उसने पास जाकर देखा तो सोने का ब्रेसलेट था। लोगों की नजर बचाकर उसने उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। लालाराम जी के पड़ोसियों ने उन्हें सूचना भेज दी थी। सारे घटना की जानकारी लालाराम जी ने अपने पड़ोसी रवि बाबू से कहा कि मेरा बेटा कुणाल गांव में ही है, पढ़ाई खराब ना हो इसके कारण वह हमारे साथ नहीं आया था। उसका पता करो, वह कहाँ है? मुझे तो घबराहट हो रही है, उसको लेकर चिंता हो रही है। हम अभी रवाना हो रहे हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। तब तक आप मेरे बेटे कुणाल का पता करो। जब रवि बाबू को काफी खोजबीन करने के बाद भी कुणाल का पता नहीं चला तो उसे शंका होने लगी, शायद लाश कुणाल की तो नहीं। उन्हें कुणाल के गायब होने की सूचना पुलिस को देना ही उचित लगा। थाने पहुंचकर रवि बाबू ने इंस्पेक्टर रावत को बताया कि हमारे मोहल्ले में लालाराम जी का लड़का, जिसकी उम्र 12 बरस के आसपास है, वह उस दिन से गायब है जिस दिन से सेठ जी का बेटा रिसू अगवा हुआ था। इंस्पेक्टर रावत रवि बाबू से कहते हैं कि रवि बाबू, सेठ जी के बेटे का अपहरण कल हुआ था। कल से आपके मोहल्ले से कुणाल गायब है, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रवि बाबू कहते हैं, साहब, हम तो समझ रहे थे लालाराम के घर पर ताला लगा हुआ है, शायद सारा परिवार शादी में गया होगा। एक छोटे से बच्चे को कौन अकेला छोड़कर जाता है भला? लाश का चेहरा कुचला हुआ था, इसलिए उसे पहचानना बड़ा मुश्किल था। घनघोर अंधेरा रात के करीब 12 बजे का समय था। सारा गांव गहरी नींद के आगोश में सोया हुआ था। एक साया लबादे से पूर्ण ढका हुआ धीरे धीरे गांव की मुख्य सड़क के पार कच्ची सड़क की तरफ निकल गया। यह सड़क उन्हीं खेत खलिहानों की तरफ जाती थी जहां लालाराम जी का खेत भी है। लालाराम जी के खेत की मुंडेर के पास जाकर पहले इधर उधर देखता है, फिर एक पेड़ के नीचे कुछ देर खड़ा रहता है। उसके बाद टॉर्च जलाकर आसपास कोई वस्तु ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब उसे कुछ हाथ नहीं लगता तो वह निराश हो जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम जो ढूंढ रहे हो वह मेरे पास है। मुझे मालूम था तुम इसे लेने जरूर आओगे। मैंने इसे कई बार तुम्हारे हाथों में देखा है। मैं पहचान गया हूं तुम कौन हो, और मुझे यह भी मालूम चल गया है कि तुम कुणाल के हत्यारे हो और हमारे सेठ जी के बेटे को भी तुमने अगवा किया है। मुझे कल ही पता चल गया, परंतु मैं पुलिस के पास नहीं गया, वरना तुम सलाखों के पीछे होते। तब वह नकाबपोश उस वस्तु के बदले में कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? मंगू नाई कहता है, जिसकी आप तलाश कर रहे हो वह आपको मिल जाएगी। बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तुम 5 लाख दोगे तो मेरा हमेशा के लिए मुंह बंद रहेगा। बोलो, दे सकते हो? नकाबपोश बोला, मिल जाएंगे। कल इसी समय यहीं पर ब्रेसलेट लेकर आ जाना, तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे और इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे घर पर बीवी बच्चे भी नहीं है। मंगू नाई कहता, हाँ ठीक है, और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लालाराम का परिवार सुबह ही गाड़ी से गांव आ जाता है। उनको मुर्दाघर ले जाकर लाश की शिनाख्त कराई जाती है। लाश को देखते ही लालाराम कहता, साहब, यह हमारा बेटा कुणाल ही है। हे भगवान, यह क्या हो गया? हमारे मासूम बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा? इस छोटी सी उम्र में किसी से क्या दुश्मनी थी? यह कहते हुए पूरा परिवार विलाप करने लगा।
सारे पड़ोसियों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुणाल की माँ दोनों बहनें कुणाल की दहाड़े मार मार कर रोने लगी। दो बहनों के बीच में एक ही तो भाई था। सारे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। एक मासूम की हत्या पर सारे गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। मोहल्ले के लोगों ने परिवार के सभी सदस्यों को डांडस बंधाया, परिवार के सभी सदस्यों को घर भिजवाया। पीछे पीछे मोहल्ले वाले कुणाल के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से ले आए। चाल चलावा करने के पश्चात पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हेतु मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए मोक्ष धाम ले जाया गया। दोनों बहनों ने भाई के पार्थिव शरीर को अग्नि देकर अंतिम विदाई दी। उधर दूसरे दिन 12 बजे मंगू नाई और नाकाब पोष उसी जगह मिले। नाकाब पोष कहने लगा, मेरा ब्रेसलेट लेकर आया है? मंगू नाई कहता है, हाँ लाया हूं। तुम पहले नोट दिखाओ, ब्रेसलेट मेरे पास है। नकाबपोश एक थैले से नोटों की गड्डियां दिखाते हुए कहता है, ये देखो। नकाबपोश कहता, ब्रेसलेट मुझे दे दो, नोटों का थैला तुम ले लो। मंगू नाई ब्रेसलेट नकाबपोश के हाथ में दे देता है और नोटों का थैला अपने हाथ में ले लेता है। अगले ही पल कचाक की आवाज आती है और खंजर मंगू नाई के पेट चीरता हुआ अंदर घुसता चला जाता है। दूसरा वार मंगू के गले पर होता है। कुछ ही पलों में मंगू निष्प्राण हो जाता है। नकाबपोश उसकी नब्ज चेक करता है और संतुष्ट होते ही नोटों का थैला और ब्रेसलेट लेकर चला जाता है। इधर सेठ जी चिंतित हैं। 3 दिन हो गए, बेटे का कोई पता नहीं चला। नहीं किसी ने अभी तक कोई फिरौती की मांग की। बात क्या है? अगर पैसे के लिए ही मेरे बेटे को अगवा किया होता तो निश्चिंत ही मुझसे फिरौती की रकम मांगता, लेकिन अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? नहीं, किसी के साथ सूचना आई। सेठ जी विचारों में खोए हुए थे। तभी एक लड़का लिफाफा लेकर आता है और सेठ जी को देता है। कहता है, बाहर किसी आदमी ने उसको आपको देने के लिए बोला है। सेठ जी बोलते, कौन है? तुमने देखा क्या? लड़का कहता है, नहीं। उस सेठ जी बोलते हैं, अपना नाम बताया क्या? लड़का कहता, नहीं सेठ जी, मोटरसाइकिल पर था, हेलमेट पहने हुए था, चेहरा ढका हुआ था। सेठ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। लड़के के जाने के बाद सेठ जी पत्र खोलकर पढ़ते हैं। पत्र में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, छोटा सा पत्र था। उसमें लिखा था, आप बेटे की सही सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपए मेरे कहे अनुसार उस जगह पर ले आना। अगर पुलिस को बताया क्या तो आपका बेटा जीवित नहीं रहेगा। इसके लिए आपके पास 3 दिन का समय है। पैसे कहाँ लाने हैं, समय पर स्थान बता दूंगा। भोर का समय था और किसान हल लिए खेत खलिहानों की तरफ कूच कर रहे थे। रामू काका अपनी गाय और बैलों के साथ लिए खेत की तरफ चल दिए। रामू काका का खेत लाला राम के खेत से कुछ दूरी पर था। रामू काका को अपने खेत पर पहुंचने के लिए लाला राम के खेत के पास वाली संकरी गडार को पार करनी होती थी। यह उनके खेत पर पहुंचने का शॉर्टकट था। नहीं तो मुख्य सड़क को पार करने के बाद ही उनका खेत आता था, जो आधा मील का फेरा लेने के बाद आता है। जैसे ही रामू काका लाला राम के खेत के पास पहुंचते हैं, उन्हें दूर से ही खेत के किनारे किसी के होने का एहसास होता है। वे जिज्ञासा बस नजदीक पहुंचते हैं। खून से लथपथ मंगू नाई को देखकर उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। गांव छोटा है, सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मंगू नाई तो सबका चहेता था, गांव का एकमात्र नाई था जो सबके बाल काटता था, सबकी सेविंग करता था। चंपी तो इतनी शानदार करता था कि दिन भर की थकान मिनटों में रफू चक्कर हो जाती थी। लाश को देखकर रामू काका जोर जोर से चिल्लाने लगे, खून खून खून। आसपास के खेतों में काम करने वाले सारे लोग रामू काका की आवाज सुनकर रामू काका की तरफ दौड़ते हुए आए और बोले, क्या हुआ रामू काका, खून खून क्यों चिल्ला रहे हो? अब किसका खून हुआ? सब कुशल मंगल तो है। रामू काका कहते हैं, सब कुशल मंगल ही तो नहीं है। इस गांव में इन 4 दिनों में अजीब अजीब सी घटना घट रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे गांव में। हमारे गांव को किसी की नजर तो नहीं लग गई। पहले सेठ जी का छोरा अगवा हुआ, उसका पता अभी तक नहीं चला। फिर लाला राम के छोरे को कोई मार गया। अब इस मंगू नाई को किसी ने मार दिया। पास में खड़े लोग मंगू नाई की लाश को जो हैरत से देखने लगे, साथ ही कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था, रामू काका, लाला राम के खेत में भूत पिशाच का चक्कर तो नहीं है? लाला राम के खेत पर ही सबकी मौतें क्यों हो रही हैं?
मुझे तो लगता है इस खेत के आसपास ही कुछ गड़बड़ है। किसी भूत ने लालाराम के खेत पर अपना डेरा जमा लिया है। अब तो हमें लालाराम के खेत की गडार से आना जाना बंद कर देना होगा, नहीं तो कभी भी हमारा नंबर भी आ सकता है। दूसरा व्यक्ति कहता, कैसी बेवकूफ भरी बातें कर रहे हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। मंगू नाई की हत्या हुई है, भूत को क्यों बीच में घसीट रहे हो? किसी के पास मोबाइल हो तो पुलिस को फोन करो, वरना अपने लिए मुसीबत हो जाएगी। शक के दायरे में हमें भी घसीटेंगे पुलिस वाले और तरह तरह के प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। खेत पर काम करने वाले एक मजदूर के पास मोबाइल था। उसने पुलिस को हत्या की सूचना दी और घटनास्थल की सारी जानकारी दी। कुछ समय बाद ही पुलिस दल जो मौका वारदात पर पहुंच गई। मंगू नाई की लाश का पंचनामा बनाया, साथ ही घटनास्थल के पास कुछ ढूंढने की कोशिश की। शायद कोई सबूत हाथ लगे, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, हमें किसने फोन किया था? तब एक मजदूर कहता, साहब मैंने फोन किया। इंस्पेक्टर रावत कहते, तो सबसे पहले लाश तुमने देखी? मजदूर कहता, नहीं साहब, हम तो खेत पर काम कर रहे थे। रामू काका के खून खून चिल्लाने की आवाज सुनकर हम यहाँ पहुंचे। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं कि रामू कौन है? तो रामू काका कहते हैं, जी साहब मैं हूं। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, तो हाँ रामू काका, तुमने क्या देखा? रामू काका ने इंस्पेक्टर रावत को घर के खेत तक पहुंचने की और लाश देखने की सारी घटना बता दी। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, ठीक है, अब तुम सब अपने अपने काम पर लग जाओ, हमें अपना काम करने दो, जरूरत होगी तो तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सभी लोग अपने अपने खेतों की तरफ चल दिए। इंस्पेक्टर रावत अपने साथ आए पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हैं, तुम इस लाश के आसपास ढूंढो, शायद कोई काम की वस्तु मिल जाए, और लाश की वीडियोग्राफी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सारे काम निपटाकर पुलिस टीम थाने पहुंचती है। ऑफिस में अभी सभी बैठे हुए थे, 4 दिनों के घटनाक्रम पर अपने अपने विचार रख रहे थे। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, संजय तुम्हें क्या लगता है, सेठ जी के लड़के के अगवा होने में इस मर्डर मिस्ट्री के तार जुड़े हुए हैं या दोनों मामले अलग अलग हैं? सब इंस्पेक्टर संजय कहता है, सर मुझे तो लगता है दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुणाल और मंगू नाई दोनों ही सेठ के घर आना जाना था दोनों का। हो सकता है इन दोनों ने साजिशकर्ता की हरकत को भांप लिया हो, साजिशकर्ता को अपना सारा प्लान चौपट होता नजर आता हो, इनसे खतरा दिखाई दिया हो। कुणाल तो अभी बच्चा है, लेकिन मंगू नाई को साजिशकर्ता के बारे में सब कुछ पता चल गया हो और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, मुझे यही लगता है, अगर ऐसा है तो सेठ के घर काम करने वाले प्रत्येक आदमी पर हमें नजर रखनी होगी। हो सकता है उनमें से किसी को कोई जानकारी हो और हम में से जो छुपा रहा हो सकता है अगला टारगेट इनमें से ही कोई हो सकता है इस सारी साजिश का सूत्रधार घर में ही हो और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर संजय कहता है, जी सर, हो सकता है ऐसा हो ही, हमें एक बार फिर सेठ जी के घर की जांच शुरू करनी चाहिए, एक एक मेंबर से अलग अलग बात करनी चाहिए। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, चलो संजय, एक बार सेठ के लोगों से फिर से खंगालते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ऐसा कहते ही दोनों अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और बाहर खड़ी जिप्सी में बैठकर धनीराम सेठ के घर की तरफ चल देते हैं। घर के बाहर पुलिस की जिप्सी देखकर धनीराम सेठ के दिमाग जो परेशान हो जाता है, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। वह मनी मन सोचने लगते हैं, कहीं पुलिस को फिरौती की रकम के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर भी अपने को सामान्य रखते हुए वे इंस्पेक्टर रावत को नमस्ते करते हैं। इंस्पेक्टर रावत भी कहते हैं, सेठ जी राम राम। सेठ जी कहते, पधारिए हुकुम, राम राम। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, क्या बात है सेठ जी, किस चिंता में डूबे हुए हो? इस ठंड के मौसम में भी आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें, क्या किसी का फोन आया था फिरौती के लिए? सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको देखकर घबरा रहा था, कहीं आप मेरे बेटे के बारे में कोई अनहोनी के समाचार तो नहीं ले आए, इसी बात को लेकर घबराहट है। इंस्पेक्टर रावत सेठ जी से कहते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता सेठ जी, अभी तो यह मिस्ट्री उलझती जा रही है। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि जब आपके बेटे को पैसे के लिए अगवा किया गया है तो आपके पास फिरौती की रकम के लिए कोई फोन आना चाहिए था, जबकि आपने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। या आप जानबूझकर हमसे छिपा रहे हो,
या अगवा करने वाले का मोटिव कुछ और भी हो, आपसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। अब आप ही हमें बताइए सेठ जी, ऐसा कौन सा दुश्मन है आपका या अतीत में कभी रहा हो जो इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकता हो। बिना वजह कुछ भी नहीं होता सेठ जी, हर दुश्मनी के पीछे जड़ जोरू और जमीन मुख्य कारण होते हैं, या फिर ईर्ष्या या किसी का अपमान किया हो तो भी बदला ले सकते हैं। ऐसी कोई घटना याद है जो आपके अतीत में हुई हो? सेठ धनीराम कहते हैं, देखिए साहब, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे ब्याज पर पैसा चलता है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, अनाज का धंधा है। धंधे में विवाद तो चलता ही रहता है, कभी ब्याज को लेकर, कभी मूल को लेकर। अगर समय पर पेमेंट नहीं आता है तो सामने वाले को डांटना डपटना भी पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है, लोगों पर कभी कभी कोर्ट केस भी करने पड़ते हैं। जमीनों का धंधा है तो लाजमी है हमारे बहुत से दुश्मन बन जाते हैं। बिजनेस में हमारे कई प्रतिद्वंदी भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, सेठ जी, आपका किसी से प्यार का चक्कर हो या अतीत में रहा हो, उसने अपना बदला लेने के लिए आपके बेटे को अगवा करवाया हो। सेठ जी कहते हैं, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ना तो अभी मेरा किसी से प्यार का चक्कर है और ना ही अतीत में कभी रहा। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, हो सकता है सेठ जी आपकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर रहा हो और वो ही दुश्मनी निकाल रहा हो। सेठ जी कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी सती सावित्री है, धार्मिक प्रवृत्ति की है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरा ससुराल भी पास के गांव में ही है। अगर ऐसी कोई बात होती तो छोटा सा गांव है, बातें बहुत जल्दी बनती हैं और जल्दी ही फैलती हैं। ऐसी बातें इंस्पेक्टर साहब छुपती नहीं है। तब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, फिर भी सेठ जी, हम आपकी पत्नी से अकेले में बात करना चाहते हैं। सेठ जी कहते हैं, ठीक है सर, मैं बुला लेता हूँ, आप बात कर लीजिए। आप अंदर कमरे में बैठिए, मैं उसे भेजता हूँ। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर संजय मदन के पास पहुंचते हैं, जो रसोई में परिवार के लिए भोजन तैयार कर रहा था। उन्हें रसोई में जाना उन्हें सही नहीं लगा तो उन्होंने मदन को आवाज देकर बुला लिया। बाहर आ गया मदन। तब इंस्पेक्टर संजय बोले, पंडित जी राम राम, सब्जी की शानदार खुशबू आ रही है, सब्जी में छौंक जोरदार लगाया है, क्या बात है, खुशी ज्यादा ही हो रही है। कहीं सेठ जी के बेटे को अगवा करने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? मदन कहता है, सेठ जी के बेटे को अगवा करना? राम 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 राम, ये साहब आप कैसी बातें करते हो? मालिक सेठ जी का बेटा है तो हमारे लिए तो भगवान है, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब इंस्पेक्टर कहता है, अक्सर भक्ति भगवान के साथ छल करते देखे जाते हैं। हो सकता है सेठ जी की दौलत पर तुम्हें लालच आ गया हो, फिरौती की मोटी रकम वसूल करने के चक्कर में तुमने बच्चे को अगवा कर लिया हो और कुणाल ने तुम्हें देख लिया हो और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया हो, और मंगू नाई के पास तुम्हारा कोई राज हाथ आ गया हो और तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हो तो तुमने उसे भी रास्ते से हटा दिया हो। इस घर में तुम वर्षों से काम कर रहे हो मदन, इस घर की हर बात की तुम्हारे पास जानकारी है, सबसे पावरफुल मकसद तुम्हारे पास है, तुम रसोई संभालते हो, तुम सेठ सेठानी के सबसे ज्यादा नजदीक हो, इस घर के प्रत्येक सदस्य की तुम्हारे पास जानकारी है। अब तुम हमें कुछ बताओगे या थाने चलकर कबूल करोगे? मदन कहता है, साहब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सेठ जी का नमक खाया है, मैं सेठ जी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, नहीं उनके साथ गलत होने दे सकता हूँ। मेरे बरसों की ईमानदारी पर आप क्यों शक कर रहे हैं? सब इंस्पेक्टर कहता है, जब तक असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता हमारे लिए वे सभी व्यक्ति शक के दायरे में आते हैं जो अपराध के आसपास हो, या चाहे वो सेठ सेठानी हो चाहे तुम हो। तुम शक के दायरे में इसलिए भी हो कि इस घर में सबके चहेते हो, तुम्हें भरोसा है कि कोई षड्यंत्र तुम कर भी लोगे तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। हो सकता है तुमने यही सोचकर गुनाह किया हो। मदन कहता है, साहब आप मुझ पर समय खराब करने के बजाय असली गुनहगार को ढूंढिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। असली गुनहगार अपने मकसद में कामयाब हो गया या हमारे सेठ जी के बेटे के साथ कुछ गलत हो गया तो हम सब आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही समय खराब कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, परिवार के लिए भोजन तैयार करना है। हाँ, आपको काम हो तो मुझे थाने बुला लेना साहब, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर पंडित
मदन रसोई में चले जाते हैं और सब इंस्पेक्टर मुस्कुरा कर रह गए। कमरे में इंस्पेक्टर रावत के सामने शारदा देवी बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर कहते हैं, हाँ तो शारदा जी, हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। आशा है आप ईमानदारी के साथ जवाब देंगी। जिस समय रीशु का अपहरण हुआ आप कहाँ थी? शारदा देवी कहने लगी, सर मैं अपने कमरे में बिखरे हुए सामान को समेट रही थी। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप बच्चे को अकेले बाहर खेलने छोड़कर अंदर अपने काम में लग जाती हैं। कोई अपने छोटे से बच्चे को इस तरह अकेला छोड़ता है भला? कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं? आपका चेहरा देखकर लग रहा है आपको बच्चे के अगवा होने का इतना दुख नहीं है। शारदा देवी कहती हैं, तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप हम पीड़ित को ही शिकार बना रहे हैं। एक माँ की पीड़ा को आप क्या समझेंगे इंस्पेक्टर साहब? अपने बेटे के लिए माँ का हृदय पल पल रोता है, दिन रात आंखों में पानी छलक आता है। आप कह रहे हैं हमारे चेहरे पर गम का कोई निशान नजर नहीं आ रहा? इंस्पेक्टर रावत कहता है, देखिए शारदा जी, हमारा काम हर उस व्यक्ति से सवाल पूछना है जो घटना के आसपास से जुड़ा हुआ हो। हमारे शक के दायरे में वे सभी लोग हैं जो घटना के समय नजदीक थे, क्योंकि बच्चा आपके घर के अंदर चार दीवारी से अगवा हुआ है। आप लोग वहीं पर थे। आप में से किसी को भी अपराधी की गतिविधियों की खबर नहीं लगी। दूसरा कारण, गांव के बाहर जो 9 मर्डर हुए हैं, दोनों आपके घर आना जाना था। हो सकता है आपकी किसी से दुश्मनी हो, आपने कभी किसी का प्यार ठुकराया हो, या आपने कभी किसी को ऐसे शब्द कह दिए हों जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची हो और उसने बदला लेने के लिए आपके बेटे को अगवा कर लिया हो, या उसके पीछे धन दौलत का भी मामला हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब तक आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शारदा देवी बोले, देखिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं तो मेरा कोई प्रेम प्रसंग है और ना ही कभी था। साथ ही घटना वाले दिन मैं सुबह 9 बजे रीशु को नहलाकर उसे कपड़े पहनाकर बाहर वाले आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं कमरे की सफाई करने लग गई। यह मेरा डेली रूटीन है। उस दिन मैंने कोई नया नहीं किया। इंस्पेक्टर कहते हैं, बेटे के पास में खिलौने टॉफी आपने ही रखे थे? शारदा देवी बोली, जी सर, खिलौने मैंने ही रखे थे, लेकिन टॉफी मैंने नहीं रखी। शायद उस दिन कुणाल भी आया हो, वह बेटे को देकर गया हो। अक्सर टॉफी कुणाल ही लाता था। कुणाल और रीशु एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए थे। इंस्पेक्टर कहते हैं, सेठ जी से आपके संबंध कैसे हैं? क्या शादी से पहले किसी से आपके प्रेम संबंध रहे हैं? अगर शादी से पहले किसी से संबंध रहे हो तो अभी हमें बता दीजिए, कहीं बाद में हमें किसी से पता चला तो आप पर भारी पड़ने वाला है। शारदा देवी बोली, सर आप कैसी बातें कर रहे हो? हम गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों की तरह नहीं है, जो कुछ दिनों में अपने दोस्त को अपने यार में बदल लेती हैं। हम जिससे प्यार करते हैं शादी भी उन्हीं से करते हैं। इंस्पेक्टर रावत बोला, क्या सेठ जी के साथ आपने प्रेम विवाह किया था? शादी से पूर्व आपके उनसे प्रेम संबंध थे? शारदा देवी बोली, नहीं, इसमें हम दोनों परिवार वालों का ही रोल होता है। इसमें दोनों परिवार वाले सहमत हो जाते हैं तो रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़के लड़कियां तो सिर्फ 1-2 बार मुलाकात कर पाते हैं और शादी हो जाती है। शादी के बाद हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। शादी हमारी हुई, उसके बाद ही हमारा प्यार हुआ। इंस्पेक्टर कहते हैं, तो क्या आपको मजबूरी में शादी करनी पड़ी? शारदा देवी कहने लगी, आप समझ सकते हैं। इंस्पेक्टर रावत बोले, तो क्या मैं ये मान लूं शादी से पहले आपका किसी के साथ प्रेम संबंध रहा होगा, लेकिन आपने परिवार के विरोध के कारण आपको उसे छोड़कर मजबूरी में सेठ जी से शादी करनी पड़ी। इसका बदला लेने उसने आपके बेटे को अगवा किया हो। शारदा देवी बोली, वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, आपको कौन रोक सकता है, लेकिन आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो हमारा कोई प्रेमी है और ना ही बेटे के अगवा होने में मेरे नजदीकी किसी का हाथ है। आप बेसिर पैर की बातों में अपना समय खराब कर रहे हैं। ज्यों ज्यों समय बढ़ता जा रहा है मेरे बेटे के जीवन को उतना खतरा बढ़ता जा रहा है। सर आप किसी और एंगल से सोचना शुरू कीजिए। हम तो यही हैं, वैसे भी बहुत दुखी हैं, हमारी तकलीफें और मत बढ़ाइए। शारदा देवी हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, अब आप जा सकते हैं सर। इंस्पेक्टर रावत बोला, ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं। आपको कोई ऐसी जानकारी हो जो अभी आपको छोटी लग रही हो लेकिन हमारे लिए काम की हो, जरूर बताना। हो सकता है हमें आपसे मिलने फिर आना पड़े। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, सब इंस्पेक्टर संजय सेठ जी के घर से निकलकर सीधे थाने पहुंचते हैं दोनों, और थाने में बैठकर
इस विषय पर फिर से बातें करने लगते हैं। बहुत समय पहले तालाब के किनारे पर सेठ जी के पुरखों ने हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। छोटा सा मंदिर था, साथ में छोटा सा बरामदा। तालाब के किनारे पर होने से वातावरण एकदम शांत रहता था। ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा लोगों को मंदिर की तरफ आने के लिए आकर्षित करती थी। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे, तालाब के किनारे को और भी खूबसूरत बना देते थे। प्रतिवर्ष आसपास के गांवों में कोई भी शुभ कार्य होता तो गांव के लोग यहाँ पर ही प्रसादी करने आते थे। कहते हैं भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन पापियों को किसी का भय नहीं होता। तीन नकाबपोश बरामदे में बैठे बातों में मशगूल, अपने शरीर को इस तरह उन्होंने ढका हुआ था कि आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तीनों ने धीमी धीमी आवाज में बातें चल रही थी। एक नकाबपोश, बेवकूफ हो तुम, कहने लगा, एक भी काम तरीके से नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हें लड़के को मारने की सुपारी दी, उसे मारना तो दूर, लड़का भी हाथ से निकल गया। तुम्हारा कहना है कि किसी ने तुम्हारे पीछे भारी वस्तु से वार किया और वहीं बेसुध होकर गिर गए तुम। वे दोनों तुम्हारी आंखों के सामने से बच्चे को उठाकर ले गए और तुम कुछ नहीं कर सके। दूसरा नकाबपोश कहता, साहब, हमने लड़के को ऐसी सुरक्षित जगह रखा हुआ था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन उन दोनों को कैसे हमारे होने की भनक लग गई और वहां पहुंच गए। उस समय हम दोनों ने शराब पी हुई थी, हम पर शराब का नशा चढ़ा हुआ था, किसी के भी आने का एहसास नहीं हुआ। हम दोनों चेयर पर बैठे एक और पैग लगाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से आकर भारी वस्तु से वार किया। हम तो बेसुध होने का हमें एहसास ही नहीं हुआ। हमारी आंखों के सामने तारे नजर आने लगे। कुछ देर बाद ही हम वहीं बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो ना तो वहां लड़का था और ना ही वो दोनों। नकाबपोश बोला, तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से मेरे फुल प्रूफ प्लानिंग पर पानी फिर गया है। उस लड़के को तुम्हें सौंपा ही इसलिए था कि उसे जंगल में ले जाकर तुरंत मार देते और किसी गहरे खड्डे में दफन कर देते। तुम यह गांव छोड़ देते और वैसे भी तुम्हें यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है। कुछ दिनों बाद इस बात को सारे गांव वाले भूल जाते। पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती, लेकिन अब मामला अलग हो गया है। इस लड़के के चक्कर में मुझे दो लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ा है। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो सारा राज फांस हो जाता और मुझे जेल की हवा खानी पड़ती। दूसरा नकाबपोश कहता है, लेकिन आपने कुणाल और मंगू नाई को क्यों मारा? यह तो आपके वफादार थे। नकाबपोश कहता, मैंने कुणाल के माध्यम से ही रीसू को घर से उठवाया था। मुझे मालूम है रीसू और कुणाल बहुत ही घुले मिले थे। रीसू को कई बार वह पहले भी बाहर घुमाने ले जाता है, कोई उस पर शक नहीं करेगा। मैंने ही कुणाल को रीसू को उसके खेत पर लाने को भेजा था। उसे कहा तुम उसे चुपके से लेकर आना, किसी को यह मत बताना कि उसे लाने के लिए मैंने कहा है। मैंने उसे 100 का नोट दिया, उसके लिए तो 100 का नोट बहुत बड़ी रकम थी। ले आया। मैंने फोन करके तुम्हें बुला लिया, तुम्हें लड़के को सौंप कर वहां से रवाना किया। अब मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा कुणाल था। वो कभी भी पुलिस के सामने राज उगल सकता था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना आवश्यक था। मैंने उसी खेत पर मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन उसने तुम्हारे हमारे बीच होने वाली बातें सुन ली थी। वहां से वह भागने लगा, मैंने उसे वहीं पकड़ लिया। हम दोनों के बीच हाथापाई में मेरा ब्रेसलेट वहीं गिर गया था। 2 चाकू के वार पर वह वहीं ढेर हो गया। मैं अपने घर चला गया। जब ब्रेसलेट गुम होने का पता चला तो मेरे पसीने छूट गए। शायद हाथापाई में ब्रेसलेट उसी खेत में गिर गया था। मैं रात को उसे ढूंढने फिर से खेत पर गया। दिन में पुलिस तलाश कर रही थी, शायद उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, वरना मैं उस समय भी शक के घेरे में आ सकता था। रात को मैं खेत में ब्रेसलेट ढूंढ रहा था। अचानक मंगू नाई पीछे से निकल कर आया और कहने लगा, जिसे आप ढूंढ रहे हो वह अमानत मेरे पास है। चाहता तो मैं पुलिस को दे सकता था। मैंने आपके यहाँ का नमक खाया है, आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए आपने उसे अपने पास रख लिया। लेकिन अब सस्ते में मैं नहीं निपटना चाहता हूँ। इसका कुछ तो हक बनता है, कुछ तो इनाम चाहिए। उसकी बातों से मुझे लग रहा था वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे जैसे करके 5 लाख में सौदा फाइनल हुआ। वह मेरे लिए खतरा बन गया था। 5 लाख देकर भी क्या गारंटी है कि वह मुंह नहीं खोलेगा। वो मेरे लिए जीवन भर का खतरे की घंटी था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का मैंने मन बना लिया। दूसरे दिन 5 लाख देने उसे उसी जगह प्लानिंग के तहत बुलाया। वह मेरे झांसे में आ गया। मैंने मौका देखकर उसका भी काम तमाम कर दिया। इस तरह दोनों कांटे निकल गए। अब एक कांटा है जिसे तुम्हें ढूंढना है, उसे मारकर दफन करना है।
ज्यादा देर हो गई तो सारी बाजी हाथ से निकल जाएगी। मकान के पिछवाड़े का दरवाजा खेत की तरफ से खुलता है। उसे खोलकर शांताबाई अंदर प्रवेश करती है। पुराना जर्जर मकान धूल मिट्टी से सना हुआ, चारों तरफ कबाड़ भरा हुआ था। एक कमरा साफ सुथरा जिसमें हल्की हल्की रोशनी बाहर छलक रही थी। एक नन्हा सा बालक, शायद रिसु ही था, सोया हुआ था। उसके पास एक साया बैठा हुआ था। शांताबाई कमरे में आई। साया कहता, बहुत देर कर दी शांता, अगर मेरे वे घर आ गए तो बैठे बैठे परेशानी हो जाएगी। अब इसका ख्याल रखो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। रिसु को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूध रखा है और नींद खुल जाए तो गर्म करके पिला देना। वैसे मैंने इसे खिला पिलाकर सुला दिया है, तुझे ज्यादा परेशान नहीं करेगा। खिलौने, चॉकलेट, बिस्किट इसी अलमारी में रखे हैं, जरूरत हो तो निकाल लेना। शांताबाई कहती है, जरा ध्यान से जाना, पुलिस के खबरी चारों तरफ लगे हुए हैं, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए संभल कर निकलना। दूसरी तरफ एक कमरे में हल्के बल्ब की रोशनी थी, जिसमें मनीष और महक एक दूसरे से प्यार की गहराइयों में खो रहे थे, एक दूसरे की बाहों में थे। अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई। तभी महक कहती है, मनीष कुछ गिरा है? तो मनीष कहता है, शायद बिल्ली ने कुछ गिरा दिया है। महक कहती है, मनीष तुम अब भी उस कलमोही का पीछा छोड़ दो, कब तक उस पर अपना प्यार लुटाते रहोगे? कहीं तुम उसके प्यार में पागल तो नहीं हो गए हो, या कहीं तुम्हें उसकी दौलत का लालच तो नहीं बढ़ गया, या कहीं तुम मुझे गुमराह तो नहीं कर रहे हो? तुम हर बार मुझे आश्वासन देते हो, बस अब उससे किनारा कर लूंगा। मनीष कहता है, परंतु तुम फिर उससे मिलने चले जाते हो। आजकल तो तुम उस पर ज्यादा ही मेहरबान हो। मनीष वही लड़का है जो अपने आप को गांव का नेता मानता है, जिसने रीसु के अगवा होने के समय पुलिस को फोन करके बुलाया था। मनीष कहता, मैं कभी कभी गधे को भी बाप बनाकर रखना पड़ता है। वह मेरी सोने की मुर्गी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है, उससे हम दोनों के खर्चे निकलते हैं। मैं कमाता वमाता तो कुछ भी नहीं हूँ, लोगों के काम निकालकर, लोगों को राजनीति का रुतबा दिखाकर, कभी किसी का ट्रांसफर कराकर तो कभी किसी के फर्जी काम कराकर कुछ पैसा बना लेता हूँ। मेरे को तो कई लोगों से रिश्ते रखने पड़ते हैं, परंतु हाँ सच मानो, अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। मैं कहते, पर मनीष मुझे भय लग रहा है, तुमने किस काम में हाथ डाला है उसमें खतरा बहुत है, अगर राज खुल गया तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। मनीष कहता, महक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूँ। मैं शातिर राजनेता हूँ, शतरंज का खिलाड़ी हूँ। राजा को किस तरह मात देनी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने यह व्यवस्था पहले से कर रखी है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। राजा के मरते ही सारी संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊंगा। रानी तो मेरी मुट्ठी में है, मैं कहूंगा जैसे वैसे वो नाचेगी, और ज्यादा ही नखरे करेगी तो साली का वहीं टैटुआ दबा दूंगा। मैं कहती है, मनीष कहीं तुम दोनों के खेल में मेरी बलि नहीं चढ़ जाए। मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है, मैं तो वहाँ गाँव में मामा के घर रहती हूँ, यहाँ अभी हॉस्टल में रहती हूँ। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, मैंने सब कुछ तुम पर समर्पित कर दिया है। मामा मामी का मुझ पर शादी करने का दबाव है, कई लड़के मुझे देखने भी आए हैं, परंतु हर बार मैं किसी न किसी बहाने उन्हें टाल देती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हर बार बात बात को मजाक में ले लेते हो। मैंने तुमसे कई गांव जाकर कई बार बोला, मामा मामी से अपनी शादी की बात करने के लिए कहा, लेकिन तुम एक शातिर नेता की तरह सिर्फ आश्वासन देते हो और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते हो। मुझे कहते हो तुझे शादी की इतनी जल्दी क्यों है? तो सुनो, अभी तो हमारी उम्र खेलने खाने की है, अभी तो मौज करो, शादी तो कभी फिर कर लेंगे। मनीष कहने लगा, तुम्हारा क्या है? महक कहने लगी, तुम तो एक आवारा पंछी हो, कॉलेज में उंगलियां मुझ पर उठती हैं, सारे कॉलेज में हमारे प्यार की बातें चलती हैं, स्टूडेंट्स मुझ पर फफ्तियां कसते हैं, नेता की रखेल बुलाते हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मुझसे शादी कर लो या फिर तुम मुझसे दूर चली जाती हूँ मैं तुमसे। तो अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे पक्का आश्वासन चाहिए। यह कहकर महक मनीष के फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। खंडर नुमा इमारत के बाहर उधर निकलकर नकाबपोश एक गली की तरफ चल पड़ता है। उसकी चाल से लगता है कि कोई स्त्री है वो। तभी मोबाइल की घंटी बजती है। नकाबपोश मोबाइल को ऑन करती है। उधर से आवाज आती है, हेलो मैं मनीष, क्या हाल है, कैसी हो? अभी तुम मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ,
मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और रीसू कैसा है उसके बारे में किसी को पता तो नहीं चला। अगर जरा सी भी चूक हो गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा। लड़की सारी बातें मोबाइल पर ही कर लोगे कहने लगी। मैं वहीं पर आ रही हूँ। अभी मेरे पतिदेव बाहर गए हुए हैं, कल शाम तक आएंगे। आज की रात तुम्हारे संग ही गुजारनी है। कई दिनों से यौवन अंगड़ाई ले रहा है। कई दिनों की प्यास है, आसानी से बुझने वाली नहीं है। आज कई दिनों बाद तुम्हारे साथ जो समय बिताने का मौका मिल रहा है। नकाबपोश मोबाइल पर बात करते हुए धीरे धीरे मनीष के फार्म हाउस की तरफ कदम बढ़ाती है। ठीक उसके पीछे पीछे एक साया अपने को छुपाता हुआ नकाबपोश की सारी बातें सुनते हुए चल रहा था। नकाबपोश एक दो बार पलटकर पीछे देखती है। शायद उसको किसी के आसपास होने का एहसास होता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। साया एक पेड़ की ओट में छिप जाता है। नकाबपोश आगे बढ़ जाती है। सामने मनीष के फार्म हाउस के गेट पर पहुंचकर एक बार फिर से पलटकर पीछे देखती है, और जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है तो गेट खोलकर अंदर प्रवेश करती है, जहां मनीष उसका इंतजार कर रहा था। नकाबपोश के अंदर प्रवेश करने के बाद साया गेट के पास प्रकट होता है। कुछ पल के लिए ठिठकता है और फिर आहिस्ता से गेट खोलकर अंदर प्रवेश कर जाता है। नकाबपोश कौन है, यह अब रहस्य बन गया। जल्दी इस रहस्य का अब पर्दाफाश होने वाला है। मनीष भी अपने नेता होने का पूरा फायदा उठाते हुए सरकारी जमीन पर फार्म हाउस उसने बना लिया। लोगों को कैसे खुश रखा जाता है वह एक नेता से बेहतर कौन समझ सकता है। रंगीन मिजाज मनीष धूर्त और चालाकी से भरा हुआ इंसान के रूप में शैतान है। बड़े लोगों, नेताओं, अफसरों को खुश रखने के लिए अक्सर अपने फार्म हाउस पर शराब और शबाब की पार्टियां करता रहता है, जिससे बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। शराब और शबाब के शौकीन लोगों को तो मनीष का फार्म हाउस जन्नत से कम नहीं लगता। मनीष देवदूत से कम नहीं है उनके लिए। कई अफसरों, नेताओं का वह जो उस पर आशीर्वाद बना हुआ है। लेकिन इंस्पेक्टर रावत जैसे कई ईमानदार अफसर भी थे जो मनीष की कारगुजारियों से वाकिफ थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होने पर उस पर हाथ डालने से कतराते थे, बस मन मसोस कर रह जाते थे। वह हमेशा इस फिराक में रहते थे कि ऐसा कोई ठोस सबूत हाथ लगे जो मनीष को जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। इंस्पेक्टर रावत को मनीष के खिलाफ कई बार हफ्ता वसूली, ब्लैकमेलिंग, मारपीट की शिकायतें मिली, किंतु सबूत के अभाव में हर बार वह बरी होकर निकल जाता। कुछ देर पहले मनीष और महक साथ साथ थे। महक के नाराज होकर जाने के बाद जो एक औरत की उसे जरूरत होने लगी, इसलिए उसे सोने के अंडा देने वाली मुर्गी की याद आने लगी। उसे फोन किया। कुछ पल बाद ही उसके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। मनीष बोला, कौन? नकाबपोश बोली, मैं हूं। मनीष आवाज को पहचानते हुए बोला, दरवाजा लॉक नहीं है, खोलकर अंदर आ जाओ। नकाबपोश दरवाजा खोलकर कमरे में अंदर आ गई। मनीष चेयर पर बैठा था। सामने टेबल पर एक शराब की बोतल, 4-5 कांच के गिलास, एक प्लेट में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। मनीष के हाव भाव से लग रहा है 2-3 पैक पहले ही लगा चुका है। नकाबपोश को जो सामने देखकर मनीष कहता, आओ आओ शारदा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रात अकेले काटना मुश्किल हो रही थी, शरीर की भूख बढ़ती जा रही थी, और देखना एक दिन शहंशाह की तरह तेरे नाम का भी इस गांव में मैं ताजमहल बनाऊंगा शारदा। हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में छोड़ जाऊंगा। लड़खड़ाती आवाज में मनीष बड़बड़ाता जा रहा था। शारदा उसकी बातें सुनकर बोर होने लगी। उसने बात का रुख बदलने के लिए मनीष का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शारदा कहने लगी, मनीष तुम्हें इतनी चढ़ती है तो इतनी पीते क्यों हो? इसी पीने की आदत के कारण एक दिन तुम मुसीबत में फंस जाओगे। वैसे भी गांव में तुम्हारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है और कोई भी तुम्हें लपेट लेगा। मैं जानती हूँ मनीष, अगर तुम शराब नहीं पीते तो 10 पर भी भारी पड़ते हो, लेकिन ज्यादा शराब पीते ही ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हो। तुम्हारे दुश्मन कभी इसी बात का फायदा उठा सकते हैं, तुम्हें मारकर गटर में डालकर चले जाएंगे, और जिस दिन तुम शराब ज्यादा पी लेते हो उस दिन सारा मूड खराब कर देते हो। मनीष कहता, शारदा तुम कैसी बात करती हो, अब नहीं पीता हूं मैं। ऐसा कहते हुए मनीष शराब से भरी गिलास टेबल पर रख देता है और शारदा का हाथ पकड़ता है और दोनों बातें करने लगते हैं। मनीष कहता, शारदा हमारा बच्चा कैसा है? शारदा कहते, बिल्कुल सुरक्षित है। मेरे पति देव के गुर्गे उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे। मनीष कहता है, सेठ को तो तुम पर कभी शक तो नहीं हुआ
कि बच्चा तुमने कहीं छुपा कर रखा है। शारदा कहते शायद अब तक तो नहीं, लेकिन ज्यादा देर तक छुपा कर भी तो नहीं रख सकते। उस छोटे से कमरे में बच्चे का दम घुटता है, हरदम मुझे याद करता रहता है। जिस दिन वो कहीं गांव से बाहर जाते हैं मैं उससे मिल पाती हूँ। मैंने उसे शांताबाई के भरोसे छोड़ा है। रीसू के जागते उसे कुछ खिला पिलाकर उसे अफीम की गुटकी दे देती है, जिससे 4-5 घंटे के लिए फिर से आराम से वो सो जाता है। यह गलत हो रहा है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हम कब तक उसे नशा देते रहेंगे? कहीं वह नशे का आदी हो जाएगा तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। चलो हम कहीं भाग चलें, हम तीनों कहीं अपनी नई दुनिया बसा लेंगे। सेठ बच्चे के दुश्मन बने हुए हैं। शांताबाई ने धनीराम और गुंडों के बीच बच्चे को मरवाने की डील होते हुए सुना है। धनीराम और उसके गुंडों ने हमारे बच्चे को घर से कुणाल के माध्यम से अगवा करवाया था और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए कुणाल की हत्या करवा दी। शायद मंगू नाई को उन पर शक हो गया था, वह भी षड्यंत्र में शामिल हो। बाद में धनीराम को ब्लैकमेल कर रहा हो या इसी कारण उसे भी कहीं रास्ते से हटा दिया हो। या तो भला हो शांताबाई का, जिसने उन दोनों गुंडों को एक मकान में रीसू को ले जाते देख लिया था और मुझे वहां बुला लिया। हम दोनों ने उन गुंडों को बेहोश कर रीसू को उन गुंडों के चंगुल से छुटा लिया और वहां से खिसक लिए, वरना उनकी तरफ से रीसू को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मनीष कहता है, मगर धनीराम रीसू को क्यों मारना चाहता है, जबकि उसकी नजर में तो रीसू उन्हीं का बेटा है। सेठ तो बेटे पर जान छिड़कते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। शारदा कहती है, मुझे नहीं मालूम वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यह सच है, रीसू को मरवाने के लिए उन्होंने किराए के गुंडे हायर किए हैं। उन तीनों की बात मेरी वफादार नौकरी शांताबाई ने सुनी और तीनों की रिकॉर्डिंग भी मुझे सुनाई। मनीष कहता, शारदा तुम जानती हो मेरा इस गांव से जाना असंभव है। यहाँ की शानो शौकत छोड़कर मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। यहाँ अफसरों नेताओं के बीच मेरी उठक बैठक है, मेरे आदेश पर यहाँ सब कुछ हो सकता है। तुम कहो तो सेठ का कल ही कत्ल करवा देता हूँ, यहाँ से बाहर जाने का नाम ना लो। शारदा कहती है, नहीं मनीष तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं नहीं चाहती कि सेठ को मारकर बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले। कानून के हाथ लंबे होते हैं, वह हमें कहीं भी ढूंढ ले आएंगे ढूंढ कर, और हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं तो सेठ से छुटकारा चाहती हूँ, मुझे उनका सुख कभी नहीं मिला। मैं तो जीवन से निराश हो गई थी, आत्महत्या करने का मन बना चुकी थी। भला उस शांताबाई का, जिन्होंने मुझे तुमसे मिलवाया, जिससे मैं आज तक एक असीम सुख का आनंद पा रही हूँ। मैं तुमसे जुदा होना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। इसलिए हम तीनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, अपनी नई दुनिया बसाने। रहा सवाल पैसे का, तो मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। धनीराम जी कल तक आएंगे, अब तक मैं केस और ज्वेलरी लेकर आ जाती हूँ। सारा कैश, 3 करोड़ की ज्वेलरी और नोट तो मेरी तिजोरी में ही रखे हैं। इतना पैसा काफी होगा हमारे आगे की जिंदगी को आसानी से चलाने के लिए। दरवाजे के बाहर खड़ा साया दोनों के बीच होने वाली वार्तालाप को ध्यान से सुन रहा था। क्रोध से उसकी आंखें लाल होने लगी, तन बदन में आग लगने लगी। हाथ में पकड़ा हुआ खंजर खून पीने को लालायित होने लगा। वो अपना आपा खो देता है और अचानक कमरे के अंदर आ जाता है। यह देखकर मनीष और शारदा दोनों घबरा जाते हैं। साया कहता है, तो मेरे पीठ पीछे यह गुल खिलाए जा रहे थे बदचलन औरत। शारदा घबराते हुए कहती है, आप यहाँ, लेकिन आप तो कल आने वाले थे। साया जो स्वयं सेठ धनीराम सेठ थे, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। साया कहता है, क्या समझती हो तुम, मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाती रहोगी और मुझे मालूम नहीं होगे? तेरे चरित्र पर तो मुझे उसी दिन संदेह हो गया था जिस दिन तुम गर्भवती हुई थी। शारदा कहती है, नहीं जी, यह बच्चा तो आपका ही है, परंतु हाँ यह सच है, मैं आपसे पूर्ण रूप से खुश नहीं थी। एक बार शांता ने मुझे मनीष से मिलवाया, मनीष ने मुझे अच्छा सुख दिया, तब से मैं मनीष के बिना नहीं रह सकती। मनीष ने जो दमखम है वह आप में कहाँ? आप तो जो मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैं अपनी गलती मानती हूँ। सेठ जी कहते हैं, अपनी बकवास बंद कर बदचलन औरत, हमारे खानदान को कलंक लगाने वाली इस आवारा लफंगे की जगह जगह मुंह मारने वाले सुअर के सिवा इस गांव में कोई नहीं मिला तुझे। इस रंडी खोर के साथ भागने के तू जो सपने देख रही है, क्या तुझे यह सुख चैन से रख पाएगा? जिसका कई औरतों से संबंध है वह तेरा वफादार बन पाएगा?
तुझे बर्बाद कर देगा। अभी तुझे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कल किसी कोठे पर बेच आएगा और तू मुझे बता रही है कि यह मेरा बेटा, मेरा खून है। तो सुन, 2-3 साल तक भी जब हमें कोई औलाद नहीं हुई तो मैंने सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर उन्हें मेरी अपनी सारी परेशानियां बताई। सेक्सोलॉजिस्ट ने मेरी सारी जांचें करवाई। उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि आप में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है, यानी क्षमता नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में शुक्राणु बनाने की जो टेस्टोस्टेरोन है वो निष्क्रिय होने के कारण आप शुक्राणु बनाने की क्षमता खो दी है, इसलिए आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। तो बताओ यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? चांडाल औरत, मुझे उस समय भी मालूम था यह बच्चा नाजायज है और यह भी मालूम था इस हरामखोर का है, इसलिए मैं बच्चे को रास्ते से हटाने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने उसे मरवाने की सुपारी दी थी, इसके लिए कुणाल के हाथों उसे उठवाया था, लेकिन मेरे आदमियों की बेवकूफी का फायदा उठाकर तुम दोनों ने बच्चे को गायब कर दिया। शारदा कहने लगी, हम दोनों ने नहीं, शांता और हमने तुम्हारे आदमियों को घायल करके बच्चों को बचा लिया। शांता ने तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के बीच होने वाली सारी बातें मुझे बता दी थी। उसी दिन मैं समझ गई आपको मेरे चरित्र पर शक हो गया है। उसी दिन से मैं सावधान हो गई थी। इसी का परिणाम है कि मैंने अपने बच्चे को आपके क्रूर हाथों से बचा लिया। अब मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरे पास है। सेठ जी कहते हैं, लेकिन अब तुम बच्चे को ज्यादा दिन तक मेरे हाथों से नहीं बचा सकोगी। मेरे हाथों से ना तो तुम बचोगी और ना ही तुम्हारा बेटा और ना ही तुम्हारा आशिक। मनीष कहता है, किस खाव में हो धनीराम सेठ? मेरे ही आंगन में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? अपनी खैर मनाओ, यहाँ आ तो गए हो, लेकिन अब यहाँ से तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। धनीराम सेठ कहता, कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? अरे रंडी के भी साला चरसी, पहले से ही नशे में डूबा हुआ है, अपने पैरों पर तो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा। मेरा खंजर प्यासा है तुम दोनों का खून पीने को। ऐसा कहते हुए बाज की तरह सेठ जी शारदा की तरफ झपटे। धनीराम और उसकी गर्दन पर जो खंजर रख देते हैं। सेठ जी ने शारदा को अपने कब्जे में कर लिया था। इधर मनीष ने भी अपनी रिवॉल्वर निकालकर धनीराम पर तान दी। सेठ धनीराम को संभल पाते उससे पहले मनीष की उंगली का दबाव रिवॉल्वर की ट्रिगर पर पड़ता है। एक गोली चली, सीधा धनीराम के भेजे को फाड़ती हुई निकल गई। सेठ वहीं ढेर हो गया। मनीष और शारदा गहरी सांस लेते हैं और शारदा मनीष से लिपट जाती है। कुछ पल की खामोशी के बाद मनीष कहता है, शारदा, यह वक्त घबराने का नहीं है, एक्शन का है। यहाँ पर पुलिस या कोई और आए उससे पहले हमें धनीराम की लाश को ठिकाने लगाना होगा। साथ ही धनीराम के गायब होने पर पुलिस चुप बैठने वाली नहीं है। वे शांताबाई को जो तोड़ सकते हैं, हो सकता धनीराम की तरह पुलिस का भी कोई खबरी हमारे आसपास हो जिसने तुम्हें और धनीराम को मेरे फार्म हाउस पर आते हुए देख लिया हो। इसलिए अब हमें यह गांव छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। हम दोनों इतना दूर चले जाएंगे जहां हमारी खोज खबर लेने वाली पुलिस भी हम तक नहीं पहुंचेगी। मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ, तब तक तुम घर से सारा कैश और ज्वेलरी समेट कर यहाँ ले आओ। साथ में रीसू को भी लेकर आना, हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। शारदा कहती है, ठीक है, मैं ये काम निपटा कर जल्दी आती हूँ। शारदा वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। इधर मनीष मैक को फोन करके आवश्यक निर्देश देकर फार्म हाउस पर बुलाता है। मनीष सेठ की लाश को दफन करने की तैयारी में लग जाता है। फार्म हाउस के बगीचे के कोने में 3 खड्डे तैयार करता है। कुछ समय बाद महक मनीष के फार्म हाउस पर पहुंचती है। मनीष धनीराम की लाश के पास खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। महक कहते, मनीष तुमने यह क्या किया? सेठ को मार दिया? मनीष कहता है, महक अभी ज्यादा बातें करने का समय नहीं है, मेरी सहायता करो, चलो इसे उठाओ, इसकी लाश को गार्डन में दफन कर देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मनीष और महक धनीराम की लाश को उठाने की कोशिश करते हैं। लाश बहुत भारी होती है। मनीष कहता है, लगता है लाश उठाकर ले जाना मुश्किल है, चलो इसे घसीट कर खड्डे के पास ले चलते हैं। दोनों धनीराम की लाश को घसीटते हुए खड्डे के पास ले जाते हैं और खड्डे में डाल देते हैं। साथ ही बड़े बड़े पत्थर से खड्डे को भर देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। महक कहती है, यह 2 गड्ढे और किसके लिए हैं? मनीष के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। मनीष कहता, वक्त आने पर पता चल जाएगा, देखती जाओ। काम निपटाकर मनीष और महक कमरे में अंदर पहुंच जाते हैं। उधर शारदा घर पहुंचती है तो तिजोरी से सारा कैश और ज्वेलरी एक बैग में डालती है और मकान को ताला लगाकर बैग को लेकर पिछवाड़े के रास्ते सेठ जी की पुश्तैनी पुरानी हवेली की तरफ जाती है। यहाँ पर घर का सारा जो
आवश्यक जो बेकार सामान था वो रखा जाता है। इधर कोई भी नहीं आता जाता है। किसी जमाने में यह सेठों की कोठी के नाम से फेमस थी। रिसु को इसी हवेली के एक कमरे में शांताबाई की देखरेख में रखा हुआ है। शारदा कमरे में प्रवेश करती है। शांताबाई रिसु के पास बैठी हुई थी। शारदा को देखकर कहती है, आप आ गई? शारदा कहती है, हाँ। कहते हुए शारदा ने शांतिबाई को सारी घटना की जानकारी दी। साथ ही उसे 5 लाख रुपए देते हुए बोली, शांता, तूने मेरी और मेरे बच्चे की खूब सेवा की है, यह इसका इनाम है। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर मनीष के साथ बहुत दूर जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रखना। शांताबाई कहती है, कहाँ जा रही हो मालकिन? शारदा कहती है, यह तो नहीं बता सकती, वैसे अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। इन 5 लाख रुपए से तेरी जिंदगी भी आसानी से कट जाएगी शांताबाई, तुझे किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांताबाई कहते, ठीक है मालकिन, अपना ख्याल रखना, कभी इच्छा हो तो फोन पर बात कर लिया करना। तभी शारदा को कुछ आता है। याद आता है शांताबाई को बच्चे के खिलौने और कपड़े से भरे बैग भरने को निर्देश देकर कहती है, मैं अभी 5 मिनट में आई शांताबाई, तब तक तुम रिसु को जगा दो, उसे तैयार कर दो। मैं घर में अपना मोबाइल फोन लाना भूल गई, 5 मिनट में आती हूँ। शारदा घर पहुंचती है और अपना मोबाइल लेती है, वापिस पुरानी हवेली में पहुंचती है। तब तक बच्चे को शांताबाई जगा देती है। शांताबाई उसे जगाती है और खाना खिलाती है। शारदा तीनों बैग अपनी गाड़ी में रखवाती है, बच्चे को लेकर फार्म हाउस की तरफ रवाना होती है। शारदा के रवाना होते ही शांताबाई किसी को फोन करती है। कुछ मिनट दोनों के बीच बात होती है। गाड़ी की आवाज सुनकर मनीष गेट पर पहुंचता है। शारदा अपने बच्चे के साथ गाड़ी से नीचे उतरती है। मनीष तीनों बैग अंदर लेकर आता है। शारदा बच्चे को लेकर कमरे में प्रवेश करती है तो सामने महक को देखकर सकपका जाती है। शारदा कहती, मनीष यह क्या? महक यहाँ पर कैसे? मनीष कहता है, यह तो मेरी जान है, हमारे साथ यह भी चल रही है। शारदा कहती है, कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझे बोला था अब महक से कोई संबंध नहीं है तुम्हारा। पुलिस की जिप्सी मनीष के फार्म हाउस के पास पहुंचती है। मनीष के फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लेती है। इंस्पेक्टर संजय, जो सब इंस्पेक्टर रावत, सभी अपनी अपनी पोजीशन बना लेते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। किसी को मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। सभी आगे बढ़ते हुए मनीष कहता, देखो शारदा, जिस तरह तुम मुझे नहीं छोड़ सकती उसी तरह मैं महक को नहीं छोड़ सकता। शारदा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर जाएंगे तो हम दोनों, नहीं तो मैं पुलिस में जाकर तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगी, क्योंकि सेठ धनीराम को तुमने मारा है। साथ ही मैं कह दूंगी कि बच्चे को अगवा भी तुम दोनों ने मिलकर किया था। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे फार्म हाउस से बच्चे को बचा कर लाई हूं। पुलिस तुम्हारे बजाय मेरी बात पर ज्यादा भरोसा करेगी। मनीष कहता, तुम पुलिस तक पहुंच पाओगी तब ना। यह कहकर मनीष ने रिवॉल्वर शारदा के भेजे पर तान दी। एक गोली चली, शारदा का भेजा बिखर गया। शारदा वहीं पर ढेर हो गई। दूसरी गोली रिसु का काम तमाम कर गई। अपने ही हाथों से अपने खून का काम तमाम कर दिया। एक मासूम की हत्या कर दी जिसका कोई दोष नहीं था। अंदर से गोली की आवाज सुनकर पुलिस एक्शन में आ गई। सभी कमरे की तरफ दौड़ पड़े और पैरों की आवाज सुनकर मनीष और महक चौकन्ने हो गए। कमरे से निकलकर बाहर अपनी कार की तरफ भागने लगे। सब इंस्पेक्टर संजय ने कहा, मनीष, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब भागने का कोई फायदा नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मनीष ने सामने खड़े सब इंस्पेक्टर संजय पर अपनी रिवॉल्वर तान दी और बोला, इंस्पेक्टर संजय, मनीष कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारे हाथ आसानी से आ जाएगा। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना यहीं पर मारे जाओगे। सब इंस्पेक्टर संजय कहता, मनीष, तुम किस गलत फहमी में हो? पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारी एक गोली चलने से हमारे जवानों की 100 गोलियां चलेंगी। सोच लो, तुम उनके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। मनीष कहता है, मेरे जीते जी ऐसा संभव नहीं है। यह कहते हुए मनीष ने इंस्पेक्टर संजय पर गोली चला दी। संजय बाल बाल बचे। साथ ही उनकी रिवॉल्वर से चली दोनों गोलियां मनीष और महक की छाती को भेदती हुई दिल में समा गई। पीछे खड़े पुलिस की गोलियों की बौछार ने मनीष और महक के शरीर छलनी कर दिए। सब इंस्पेक्टर संजय ने रावत को ऑपरेशन सफल होने की सूचना दी। इंस्पेक्टर रावत ने जो उन्हें बड़ी शाबाशी दी। धनीराम सेठ की लाश को खड्डे से बाहर निकाला गया। सभी लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ दिन बाद सब इंस्पेक्टर संजय शांताबाई के घर आता है। शांताबाई कुटिल मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती है। एक बैग उन्हें सौंपती है। शायद देख लीजिए, वादे के अनुसार पूरे हैं। सब इंस्पेक्टर संजय बैग लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।